प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 8 में वर्णित साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम का अध्ययन करने जा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में स्थित ऊंच गांव सानीग्राम में हुआ था। आप द्वारा रचित रचना यथास्मे रोचते विश्वम का अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यथास्मे रोचते विश्वम निबंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यथास्मे रोचते विश्वम नामक निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह जिसका नाम है विराम चिन्ह, इससे यह रचना ली गई है जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। इस निबंध में उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से की है। कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उन्होंने कवि को उसके कर्म के प्रति सचेत किया है, जागरूक किया है। विधाता द्वारा निर्मित संसार से असंतुष्ट होकर उसे बदलने की बात कहने के कारण ही कवि प्रजापति का दर्जा पाता है, जैसा कि इस सारे संसार की रचना का कार्य विधाता ने किया है। विधाता द्वारा निर्मित इस संसार से असंतुष्ट होकर कवि उसे बदलने की बात कहता है और इसी कारण से कवि को भी प्रजापति का दर्जा दिया जाता है। कवि को प्रजापति का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कवि विधाता द्वारा निर्मित संसार से असंतुष्ट होकर उसे बदलने की बात कहता है। लेखक के अनुसार साहित्य जहां एक और मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। साहित्य मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है, मानसिक रूप से शांति और संतोष प्रदान करता है। साहित्य मनुष्य को विश्रांति प्रदान करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है तथा साथ ही साथ उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से विश्रांति भी प्रदान करता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को शांति प्रदान करता है और उसे उन्नति के मार्ग पर, उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है और इस प्रकार यदि साहित्य को कसौटी पर कसा जाए तो इसकी कसौटी में सामाजिक प्रतिबद्धता प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। यानी सामाजिक प्रतिबद्धता ही साहित्य की कसौटी मानी जाती है। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता प्रदान की है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता प्रदान की है। यथास्मे रोचते विश्वम निबंध के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके रचनाकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित यह निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम, इसकी प्रारंभिक पंक्ति में लेखक लिखते हैं कि प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा था। प्रजापति से आशय है ब्रह्मा जी, जो सृष्टि यानी संसार का निर्माण करते हैं। प्रजापति विधाता को कहा है, ब्रह्मा को कहा है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। तो प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए कवि की तुलना की गई है और तुलना करते हुए किसी ने यह ठीक ही कहा है, यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। जैसा कवि को रुचता है, जैसा कवि अपनी रुचि के अनुसार मानता है, विश्व को वह वैसा ही यानी अपनी रुचि के अनुसार बदल देता है। यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते से आशय है कि कवि को जैसा रुचता है वैसा ही वह संसार को बदल देता है। रुचता है से आशय है जैसा अच्छा लगता है, जैसा कवि अपनी रुचि के अनुसार
अच्छा मानता है, उस प्रकार से ही वह इस संसार को बदल देता है। यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कवि को जैसे रुचता है, कवि की रुचि अनुसार जैसा ये संसार पसंद आता है, उसी प्रकार से यह इस संसार को परिवर्तित कर देता है। कवि को जैसे रुचता है वैसे ही संसार को बदल देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हूबहू बनता है। जो भी उसके सामने होता है उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब हूबहू बनता है। और यदि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता तो संसार को बदलने की बात ही न उठती, संसार को बदलने की बात ही नहीं उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा नहीं पाता। प्रतिबिंबित करने से आशय है हूबहू दिखाना। कवि का काम यदि उसके यथार्थ जीवन को हूबहू ही दिखाना होता, जैसा समाज में चल रहा है, केवल उस चलते हुए दृश्य का ही दृश्यांकन करना होता, यदि समाज का दर्पण के रूप में ही साहित्य का कार्य होता, कवि का कार्य होता, तो वह प्रजापति का दर्जा नहीं पाता, तो वह प्रजापति का दर्जा प्राप्त नहीं करता। क्योंकि कवि को प्रजापति का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रजापति विधाता को कहते हैं, जो इस संसार का निर्माण करते हैं, जो इस संसार की रचना करते हैं। इस प्रकार कवि को भी संसार की रचना करने वाला, संसार का निर्माण करने वाला कहा है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ही नहीं उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा नहीं पाता। लेकिन यदि कवि ने प्रजापति का दर्जा पाया है तो वह समाज को केवल और केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करेगा, वरन समाज में आवश्यक सुधार करते हुए वह नए समाज का भी निर्माण करेगा। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। और लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहते हैं कि कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है नया समाज बनाना। वास्तव में जो प्रजापति ने यानी विधाता ने जो संसार बनाया है, जो समाज बनाया है, उससे असंतुष्ट होकर उस समाज और संसार में जो जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करने का दायित्व कवि पर है। और कवि उन कमियों को दूर कर नया समाज बनाता है। और इस प्रकार नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे। ऐसा माना जाता है कि जो यूनानी विद्वान हैं वे कला को जीवन की नकल समझते थे। और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था। अफलातून से आशय है अरब के लोग यूनान के दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो को अफलातून के नाम से पुकारते हैं। जो अरब के लोग हैं वे यूनान के जो दार्शनिक और विचारक प्लेटो हैं उनको अफलातून के नाम से पुकारते हैं। तो अफलातून ने असार संसार को, असार संसार से आशय है सार रहित संसार, नाशवान संसार, अफलातून ने यानी प्लेटो ने इस असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था, कला को नकल की नकल कहा था। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। लेकिन नकल को आगे बढ़ाते हुए जो नकल नवीस हैं वो इस बारे में कहते हैं जो कला वो सामने हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसका भी खंडन हो गया था। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था, अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी से आशय है दुखांत नाटक। जब दुखांत नाटकों के बारे में बताया गया था कि उसमें जैसे मनुष्य होते हैं, दुख से भरे हुए भाव उन मनुष्य के आसपास उनके चरित्र चित्रण में हमें दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार दुख के भावों से भरे हुए विभिन्न पात्रों द्वारा अभिनय किए जाने वाले इन
सभी ट्रेजेडी नाटकों यानी दुखांत नाटकों में मनुष्य को बहुत चढ़ बढ़कर दिखाया जाता है। तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, जब वाल्मीकि से आशय संस्कृत के महाकाव्य रामायण महाकाव्य के रचयिता का नाम है वाल्मीकि। जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर, चरित्र नायक वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रामायण के प्रमुख चरित्र श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम के गुणों को गिना करके उनके चरित्र में बहुत सारे गुण दिखाई पड़ते हैं और उन सभी गुणों को गिना करके नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है। वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है। तब नारद ने सबसे पहले यही कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, यानी ये जो बहुत सारे दुर्लभाश्चैव जो दुर्लभतम है, सहज ही प्राप्त नहीं होने वाले, आसानी से प्राप्त नहीं होने वाले, बहुत ही दुर्लभतम ये त्वया ये तुम्हारे कीर्तिता गुणा, तुम्हारी जो कीर्ति को फैलाने वाले हैं, प्रसारित करने वाले हैं, तुम्हारे ये जो गुण है ये बहुत दुर्लभ है और ये बहुत ही दुर्लभतम है। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर, यानी श्री रामचंद्र के चरित्र में इन सारे दुर्लभ गुणों को वाल्मीकि ने दिखा दिया और इस प्रकार से वाल्मीकि द्वारा अपने चरित्र नायक के चरित्र में बहुत सारे गुणों को दिखाया गया है। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित न किया था, वरन प्रजापति की तरह नई सृष्टि की रचना की थी। इसी प्रकार जो आदि कवि है, वाल्मीकि कवि है, उन्होंने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं किया था, समाज में जैसा चल रहा है उसको ठीक वैसा का वैसा ही चित्रित नहीं किया था, वरन आदि कवि ने प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। प्रजापति ने भी नई सृष्टि की थी। आदि कवि द्वारा प्रजापति की तरह ही नई सृष्टि की रचना की गई थी। आदि कवि ने समाज में जैसा चल रहा है उसको हूबहू वैसा ही चित्रित नहीं किया। आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं किया, वरन आदि कवि ने प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। निराधार से आशय है बिना किसी आधार के नहीं होती, जिसका कोई आधार नहीं हो ऐसी नहीं होती है। हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं और चमकीले रंग और सुघर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग में काली रेखाएं भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा हमें बताते हैं कि कवि की यह जो सृष्टि है यह निराधार नहीं होती है। हम उसमें ज्यों की त्यों अपनी आकृति भले ही न देखें, परंतु ऐसी आकृति हम जरूर देखते हैं जो हमें बहुत प्रिय लगती है। जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं, जिन रेखाओं का प्रयोग हम करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग हम करते हैं, और उन रेखाओं और रंगों के प्रयोग से कवि जो चित्र बनाता है उसके चारों ओर यथार्थ जीवन ही बिखरे होता है। यथार्थ जीवन के ही वे अलग अलग रंग और रेखाओं का प्रयोग करके वह अपनी प्रस्तुति करता है। और चमकीले रंग और सुघर रूप, सुघर से आशय है सुघड़ रूप, बिल्कुल घड़ा हुआ रूप, बहुत अच्छा रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग में यानी चित्र के पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें भी जो काली छायाएं हैं वह यथार्थ जीवन से ही वह लेता है। और इस प्रकार कवि यथार्थ जीवन से ही विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग और सुघर रूप
लेता है और जो रंग और रेखाओं का प्रयोग वह अपनी रचनाओं में करता है वे सभी यथार्थ जीवन से ही लिए जाते हैं। राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे तो गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रिय दर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए और वास्तव में उसके गुणों के प्रकाशित होने का अवसर ही नहीं आए। डॉक्टर रामविलास शर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि यदि राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे, जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि जी का अभी हमने थोड़ा देर पहले ही उल्लेख किया है, आदि कवि वाल्मीकि ने राम के साथ रावण का चित्र खींचा है, लेकिन जब राम का चित्र खींचा है तो राम के चित्र में उसने अपने नायक को इन गुणों से संपन्न बताया है। राम के चरित्र में जो गुण हमें दिखाई पड़ते हैं उसमें राम गुणवान है, वीर्यवान है। वीर्यवान से आशय है सूरवीर है, यानी पौरुष युक्त है, सूरवीर है, पौरुष युक्त है। कृतज्ञ है, कृतज्ञता का भाव उनके चरित्र में दिखाई पड़ता है। सत्यवाक्य है, वे सत्यवादी हैं, सत्य आचरण करने वाले हैं। दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत से आशय है दृढ़ संकल्पी है, अपने संकल्प पर दृढ़ता से टिके रहने वाले हैं। चरित्रवान है, दयावान है, उनके चरित्र में दया का दर्शन हमें होता है। विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या, बुद्धि, विवेक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उन पर बड़ी कृपा है, बहुत विद्वान है। समर्थ है, हर प्रकार से वे पौरुष युक्त है, वीर है और समर्थ है। और प्रिय दर्शन है, प्रिय दर्शन से आशय है वे सुंदर दिखने वाले हैं, वे प्रिय दर्शन है, सुंदर दिखने वाले। इस प्रकार का नायक रचा है आदि कवि ने, और श्री राम के इस नायकत्व में ये सभी गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। राम में हमें गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रिय दर्शन, ये सभी गुण इस नायक में हमें दिखाई पड़ते हैं। और यदि इन सभी गुणों का जो आदि कवि द्वारा रचित चरित्र है, इस चरित्र में यानी राम के साथ यदि वह रावण का चित्र नहीं खींचे तो जो गुण राम के चरित्र में है वे फीके हो जाएंगे और वास्तव में उसके गुणों के प्रकाशित होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो वह यह भी बताता है, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक ही है यथास्मे रोचते विश्वम, जैसा कवि को रुचता है उसी अनुसार वह इस विश्व को, इस संसार को परिवर्तित कर सकता है। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। कवि जो विधाता की बनाई हुई सृष्टि है उसमें बदलाव करना चाहता है तो सबसे पहले वह यह भी बताता है कि उसे बदलाव क्यों करना है, किस बात पर कवि को असंतोष है, उसे असंतोष क्यों है, वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है। क्या रुचता से आशय है विश्व में कौन सी चीज उसे अच्छी लगती है, उसे पसंद आती है, कवि की रुचि के अनुसार कौन सी चीज है, इस प्रकार उसे क्या रुचता है और जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। और कवि उसी चीज को फलता फूलता देखना चाहता है जो उसकी रुचि के अनुसार है, जो उसको पसंद है, जो उसको अच्छी लगती है। उन सभी चीजों को कवि फलता फूलता हुआ देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होती है। किसी भी चित्र में जो रेखाएं खींची जाती है और जो रंग भरे जाते हैं जिससे वह चित्र जीवंत हो उठता है, इस प्रकार कवि द्वारा खींचे गए चित्र में जो चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की जो गहरी और काली रेखाएं खींची जाती है दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होती है, वे यथार्थ जीवन पर ही आधारित होती है। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। इसलिए जो प्रजापति कवि है
ऐसा कवि जो नया निर्माण करना चाहता है, जो नया निर्माण करने वाला कवि है, जिसे प्रजापति कवि कहा गया है, ऐसा प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी से आशय है यथार्थ को स्वीकार करने वाला, जैसा है वैसा ही दिखने वाला, उसे यथार्थवादी कहा गया है। इसीलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है, ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है, जो वर्तमान की धरती पर टिकाव रखता है और जिसकी दृष्टि, जिसकी निगाह भविष्य के क्षितिज पर टिकी हुई है। क्षितिज उस बिंदु को कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है जहां पृथ्वी और आकाश एक साथ मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। यदि हम दूर दूर देखें, सामने की तरफ देखें और हमें धरती और आकाश मिलते हुए से जिस स्थान पर दिखाई पड़ते हैं, वह स्थान क्षितिज कहलाता है। इस प्रकार जो यथार्थवादी कवि है, उसके पांव तो वर्तमान की धरती पर टिके होते हैं और वह, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि भविष्य के क्षितिज पर लगी होती है। भविष्य में क्या होने वाला है, उन चीजों को भी ऐसा कवि बहुत अच्छी तरह से अपने आकलन में ले लेता है। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनता है। क्योंकि भविष्य के बारे में जब बात की जाती है तो यह आशा और उम्मीद पर ही टिका है। आशा और उम्मीद से भरा जीवन ही भविष्य की सुखद कल्पना करता है। और इस प्रकार से मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह आशा का स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। और यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा साहित्य के बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि साहित्य मनुष्य को विश्रांति प्रदान करता है, साहित्य मनुष्य को शांति प्रदान करता है। शांति प्रदान करने के साथ साथ वह उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, आगे बढ़ने का उत्साह भी मनुष्य में भरता है। और इस प्रकार साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह कहकर डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसा कहना चाहते हैं कि समाज में मानव संबंधों की जो बनावट है, उसमें अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि कवि प्रजापति बनकर समाज में सुधार ही करना चाहता है और उन बातों में सुधार करना चाहता है जहां पर सुधार की गुंजाइश है। इस प्रकार यदि समाज में मानव संबंध पूरी तरह से ठीक होते, तो कवि को प्रजापति बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है, तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत न पड़ती। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है। कवि में जो असंतोष है, कवि समाज में जो असंतोष का भाव देखता है, वह मूलतः मानव संबंधों में ही देखता है। और इस प्रकार मानव संबंधों को ही वह और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं हो सकता और न ही साहित्य है। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है, तब उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। कवि जब साहित्य की रचना करता है, तो वह अगर विधाता पर भी साहित्य की रचना करे, विधाता से संबंधित वह अपनी रचना प्रस्तुत करे, तो वह विधाता पर भी साहित्य रचते हुए उसे मानव संबंधों की परिधि में, यानी मानव संबंधों के घेरे में, वह विधाता को भी खींच लेता है। इन मानव संबंधों की दीवार से ही हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति, हैमलेट से आशय है अंग्रेजी के महान कथाकार, महान नाटककार शेक्सपियर का एक नाटक, उसका नाम है हैमलेट। तो इन मानव संबंधों की दीवार से ही हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ट्रेजेडी से आशय है दुखांत नाटक की सृष्टि करता है। ऐसा नाटक जिसके पात्रों में दुख के भाव हो और दुख के बहुत सारे भावों का इन पात्रों के माध्यम से निरूपण किया गया हो। इस प्रकार का नाटक ट्रेजेडी नाटक कहलाता है।
ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, सींखचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कवि के प्रजापति रूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों से आशय है अधिकांश लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे। पंख फड़फड़ाने से आशय है उड़ने को आतुर होने लगे। उड़ने को आतुर होने से आशय है अपनी मुक्ति चाहने के लिए ये वहां से बाहर निकलना चाहें। तो इस प्रकार से जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, यानी मानव संबंध जो पिंजड़े में कैद की तरह बंधन में बंधा हुआ है, वह इस बंधन से मुक्ति चाहता है और वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, वह मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहता है। सींखचे तोड़कर, यानी जो ये पिंजड़ा बना हुआ है, इस पिंजड़े में जो सींखचे हैं, जो सलाखें लगी हुई है, जो पूरी तरह से मानव संबंधों को बंधन में बांधे हुए हैं, इन सींखचों को तोड़कर बाहर उड़ने के लिए यानी मुक्त होने के लिए आतुर हो उठे, बहुत ज्यादा उत्सुक हो उठे, बहुत शीघ्र उड़ने के लिए व्यथित हो उठे और वह तुरंत ही उड़ना चाहे। सींखचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। और जो प्रजापति रूप है कवि का, वह रूप ही समाज में सुधार करने के लिए कार्य करता है। समाज में या संसार में जिस भी प्रकार की कमियां देखी जा रही है, उन सब कमियों को कवि अपने प्रजापति रूप द्वारा, प्रजापति कवि रूप द्वारा उन सब कमियों को पूरा करता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से शुद्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह समाज के दृष्टा से आशय है देखने वाला, और नियामक से आशय है बनाने वाला। वह समाज को देखने वाला और समाज को बनाने वाला के मानव विहग से आशय है मानव रूपी पक्षी के क्षुब्ध से आशय है अशांत होना, खिन्न होना, और रुद्ध स्वर से आशय है रुकी हुई आवाज को फिर से वाणी देना चाहता है। मानव पक्षी रूपी जो पक्षी है उसके अशांत और क्षुब्ध और रुकी हुई आवाज को फिर से वाणी देना चाहता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के विहग, मानव विहग से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। उस विहग के, उस पक्षी के परों में, उसके पंखों में नई शक्ति भर देता है। कवि द्वारा जो नई शक्ति उस विहग के परों में भरी जाती है, उस शक्ति से वह पक्षी मुक्त गगन के गीत गाता है, और मुक्त गगन के गीत गाकर वह पक्षी प्रसन्नता के भाव से भर उठता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तन करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। और इस प्रकार साहित्य अजेय अस्त्र बन जाता है। किस बात का अजेय अस्त्र बन जाता है? साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, उसे संगठित करने और उसे परिवर्तन करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के सींखचों पर प्रहार किए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य ने ऐसा ही प्रयोग किया था, इसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया था। सामंती पिंजड़े से आशय है राज दरबारों का संस्कृति रूपी बंधन। जो राज दरबारों में होता था, वहां की जो संस्कृति थी, उसी चीज को समाज ने आदर्श रूप में मान लिया था, और यही
व्यक्ति के ऊपर एक तरह से पिंजरे के रूप में, एक बंधन के रूप में लागू हो गया था। सामंती पिंजरे में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के सींखचों पर प्रहार किए। वर्ण और धर्म के जो सींखचे थे, सींखचों से आशय है जो बंधन थे, वर्ण और धर्म के बंधन पर प्रहार किए। हिंदी साहित्य के माध्यम से वर्ण और धर्म के बंधनों पर प्रहार किया गया। कश्मीरी ललदद, पंजाबी नानक, हिंदी सूर तुलसी, मीरा कबीर, बंगाली चंडीदास। ललदद से आशय है काश्मीरी कवियत्री और बंगाली चंडीदास से हैं बंगला भाषा के भक्त कवि बंगाली चंडीदास। तमिल तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर से आशय है तमिल भाषा के कवि, तमिल तिरुवल्लुवर। आदि आदि गायकों ने यानी वर्ण और धर्म के सींखचों पर प्रहार किए थे। और काश्मीरी ललदद जो काश्मीरी कवियत्री है, पंजाबी नानक, हिंदी के जो कवि हैं सूर है, तुलसी है, मीरा है, कबीर है, साथ ही साथ बंगाली चंडीदास जो बंगला भाषा के प्रसिद्ध भक्त कवि हैं, तमिल तिरुवल्लुवर और तमिल के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर। आदि आदि ने, आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजड़े को झकझोर दिया था। जीर्ण से आशय है जो कमजोर हो चुका था, जो टूट फूट गया था, उस मानव संबंधों के पिंजड़ों को झकझोर दिया। यदि मीरा की बात करें, कबीर की बात करें, सूर की बात करें, तुलसी की बात करें, पंजाबी के कवियों की बात करें, तमिल के तिरुवल्लुवर की बात करें, पंजाबी के नानक की बात करें, कश्मीर के जो ललदद हैं उनकी बात करें, यानी इन सभी कवियों ने मिलकर मानव संबंधों का जो जीर्ण शीर्ण पिंजरा है उसे झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा। इन गायकों की वाणी ने, इन कवियों की वाणी ने नए जीवन के मर्म को स्पर्श किया, जनता के जीवन को, जनता के जीवन के मर्म को स्पर्श किया और उसे नए जीवन के लिए बटोरा। इन गायकों द्वारा, इन कवियों द्वारा इस प्रकार से इन गायकों की वाणी में जो पीड़ित जनता का मर्म है उसे स्पर्श किया गया और नए जीवन के लिए उसे बटोरा गया, उसे आशा दी गई, उसे संगठित किया। आशा के सूत्र में उसे बांधा गया, उसे एकता के सूत्र में बांधा गया, उसे संगठित किया और जहां तहां जीवन को बदलने के लिए, संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया। जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन को बदलने के लिए, संघर्ष करने के लिए इन कवियों ने, इन गायकों ने बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान की और इस प्रकार इन्होंने आशा प्रदान की और संगठित किया और जहां तहां जीवन को बदलने के लिए, संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम, तमिल भारती, मलयालई वल्लतोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजड़े पर फिर प्रहार किया। इस प्रकार इन कवियों द्वारा, इन गायकों द्वारा जो पिंजड़ा, जो बंधन, उसके अवशेष रह गए थे उन पर भी बहुत गहरा प्रहार किया। 17वीं और 20वीं शताब्दी में बंगाली रविंद्रनाथ जो बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, हिंदी भारतेंदु, हिंदी के भारतेंदु, बाबू भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम और तमिल भारती जो सुब्रमण्यम भारती तमिल कवि है, वे मलयालई वल्लतोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज पर करारा प्रहार किया और जो सामंती अवशेष के पिंजड़े बच गए थे उनके ऊपर भी करारा प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी पराधीन जनता को बटोरा। पराधीन से आशय है जो दूसरों की गुलाम थी। इस प्रकार दूसरों की गुलामी में रह रही जनता को उन्होंने फिर बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली। मनोवृत्ति से आशय है उसकी मानसिकता को बदल दिया। इस प्रकार इन गायकों ने, इन कवियों ने जनता को संगठित किया, उनमें नई आशा का सूत्रपात किया, उनकी मनोवृत्ति को बदला, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। जो पराधीनता के जीवन में अपने आप को
बंधन में बांधे हुए थे, उन सभी बंधनों को तोड़कर स्वाधीनता की ओर अग्रसर करने का कार्य इन कवियों ने किया। इन महान उनकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। साहित्य का पांचजन्य जब भी बजता है वह समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, वह तो चैतन्यता का स्वर भरता है, वह तो आगे बढ़ने का जोश भरता है। यहाँ पर साहित्य का पांचजन्य, पांचजन्य कहा है शंख को, यानी श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। और जब यह पांचजन्य बजता है, साहित्य का जब पांचजन्य बजता है, साहित्य का जब शंख बजता है, तब यह समर भूमि में यानी युद्ध भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, वरन यह तो जागृति और चैतन्यता का राग सुनाता है। वह मनुष्य को भाग्य के आसरे बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। वह मनुष्य को भाग्य के सहारे निठल्ला बैठने की प्रेरणा नहीं देता। वह पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा भी नहीं देता, वरन वह बंधनों को तोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने का मार्ग ही प्रशस्त करता है। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है, और इस प्रकार से इस प्रकार की कोई प्रेरणा दे तो उसके पंख कतर देता है। पंख कतरने से आशय है उसको शक्तिहीन बना देता है। पंख ही कतर दिए गए, इसका आशय यह है कि वह पंखों से किया जाने वाला काम अब कर ही नहीं पाएगा, यानी वह शक्तिहीन हो जाएगा। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। ऐसे लोग जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, वह कायरों को और पराभव, पराभव से आशय है अवनति, यानी अवनति चाहने वाले, अवनति के प्रेमियों को ललकारता है और एक बार उन्हें समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। उनसे समर भूमि में आकर के दो दो हाथ करने का बुलावा भी देता है। कहा भी है क्लीबानाम धार्ष्ट्य जननमुत्साह सूर मानिनाम, क्लीबानाम धार्ष्ट्य जननमुत्साह सूरमानिनाम। इसका आशय यह है कि अपने आप को सूरवीर मानने वालों का उत्साह, यानी व्यक्ति अपनी जबानी जमा खर्च में यानी अपने ही द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से अपने आप को सूरवीर घोषित करता रहे। और इस प्रकार के व्यक्ति को सूरवीर मानने वालों का जो उत्साह है वो केवल मात्र वैसे ही होता है जैसा नपुंसकों का धृष्टता से उत्पन्न उत्साह होता है, उसके समान ही होता है। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। भारतेंदु मुनि से आशय, भरत मुनि से आशय है भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। भरत मुनि से आशय है भरत मुनि संस्कृत आचार्य यानी नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि को कहा गया है। जो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। यह परंपरा साहित्यिक परंपरा है, बहुत गौरव से भरी हुई परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तित्ववाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, सूर्य के उदय होने के पश्चात अंधकार ठहर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के साहित्य के समक्ष निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, उद्देश्य विहीन कला, विकृति, विकृति से आशय है पूरी तरह से बिगड़ी हुई काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तित्ववाद, व्यक्तित्ववाद से आशय ऐसा सिद्धांत जिसमें व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है, निराशा और पराजय के सिद्धांत, ये सब कुछ नहीं ठहरते। भारतीय साहित्य में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है और ये भारतीय साहित्य में किसी भी स्थान पर नहीं ठहर पाते। ये ठीक उसी प्रकार से यहां से हट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार हट जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंदी है।
जीवन रूपी पक्षी। जीवन विहग से आशय है जीवन रूपी पक्षी। अभी भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग यानी जीवन रूपी पक्षी बंदी है। मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है। यह जो मानव संबंधों रूपी जो भारतीय पक्षी है, यह मुक्त गगन में उड़ान भरना चाहता है, जोरदार स्वर में गीत गाना चाहता है। लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तीलियां तोड़ रहा है। आज भारतीय जनजीवन संगठित रूप से प्रहार कर रहा है और एक के बाद एक इस पिंजरे की तीलियों को तोड़ रहा है। इस तीलियों से आशय है जो छड़ें हैं, लोहे की छड़ें जो पिंजरे में लगी होती है, उन्हें तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यहां उन लोगों को धिक्कार कहा है जो इन तीलियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि इन तीलियों को, इन लोहे की सलाखों को इन पिंजरों से तोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को धिक्कार कहा है जो लोग इन पिंजरे की तीलियों को और अधिक मजबूत करना चाह रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को पराधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग कहते हैं कि पराधीनता में ही सुख है, पराभव यानी अवनति में ही सुख है। ऐसे लोगों को साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बार बार धिक्कार कहा है। ये दृष्टा नहीं है, इनकी आंखें अतीत की ओर है। ये दृष्टा नहीं है, ये देखने वाले नहीं है, इनकी आंखें अतीत की ओर है। ये सृष्टा नहीं है और न ही ये सृजन करने वाले हैं, सृजक हैं। इनके दर्पण में इन्हीं की अहमवादी विकृतियां दिखाई देती है। विकृतियों से आशय है बुराइयां। इनके दर्पण में इन्हीं की बुराइयां दिखाई पड़ती है। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि ऐसे कवि, ऐसे लोग, ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार जिन्हें इस धरती से प्रेम है, इस धरती से प्रेम है, इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती पर बसने वालों से स्नेह है, इस धरती पर बसने वाले लोगों से स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, जो साहित्य की युगांतरकारी भूमिका समझते हैं। और ऐसे लोग जो समझते हैं कि साहित्य युग बदलने वाला हो सकता है। युगांतरकारी से आशय है युग को परिवर्तन करने वाला। वो साहित्य की युग को बदलने वाली भूमिका को भी समझते हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है। जनता का रोष, जनता का गुस्सा, जनता का क्रोध और जनता द्वारा किया जाने वाला असंतोष भी इन लोगों द्वारा प्रकट किया जाता है। उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। और तभी कवि समाज को एक पूरी तरह से आशा से भरकर संगठित रूप देता है और उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता से भर देता है। उनकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तित करना चाहता है। और इस प्रकार समाज को संगठित करते हुए उसे आशा और उत्साह के भाव से भरकर कवि चाहता है कि वह समाज को बेहतरीन बनाए। ऐसा समाज जो जनता की रुचि से मेल खाता हो। और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तित करना है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो कवि फिर प्रजापति की भूमिका नहीं निभा सकता। जो समाज में, संसार में कमियां हैं उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कमियों को दूर करने के लिए तो कवि को प्रजापति रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर यदि कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है तो वह केवल और केवल मात्र समाज में चल रही स्थितियों का ही दृश्यांकन कर सकता है। वह समाज में उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर नहीं कर सकता। वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत न हो, और वह व्यक्ति फिर नकलची बन जाता है जो केवल साहित्य के माध्यम से समाज का दर्पण दिखाने का ही प्रयास करता है। साहित्य के माध्यम से वह समाज को बदलने का प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति केवल मात्र नकलची ही बन जाता है। कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप में परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है।
कवि को कवि पुरोहित की तरह आगे बढ़ना चाहिए। जनता को मार्गदर्शन देते हुए वह जो भी समाज में संसार में बुराइयां हैं उनको दूर करते हुए जनता में आशा और उत्साह का भाव भरते हुए अपना अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहिए। इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत हो सकेगा, हिंदी साहित्य समृद्ध हो सकेगा और हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर पाएगा, हमारे जातीय सम्मान की रक्षा हो सकेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से संबंधित अभ्यास प्रश्न का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।